370 पर अवि मुक्तेश्वरानंद ने अजीबोगरीब बयान दिया है। जम्मू कश्मीर धारा 370 की बहाली होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में 370 की बहाली जरूरी है, ऐसा उन्होंने कहा। एक तरीके से 370 को लेकर जो पिछले कुछ दिन में लगातार जम्मू कश्मीर में सियासत गरमाई हुई है, उसी आग में घी डालने का काम उनके इस बयान ने कर दिया है। अवि मुक्तेश्वरानंद की तरफ से कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में 370 की बहाली का हम समर्थन करते हैं, इसकी बहाली होनी ही चाहिए। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और बाकी बड़े नेताओं के जरिए लगातार ये कहा जा रहा है कि अब 370 इतिहास हो चुका है, उसकी कभी वापसी हो नहीं सकती। जरा सुन लीजिए क्या कुछ कहा अवि मुक्तेश्वरानंद ने। हम तो गौ भक्त हैं, हम गौ भक्ति के कारण चाहते हैं कि 370 बहाल हो जाए। सच बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब धारा 370 लागू थी तो धारा 370 के अंदर रणवीर दंड संहिता लागू थी। रणवीर दंड संहिता कभी नाम सुने हो? नहीं सुने हो। धारा 370 सुने हो, वही सुनाया गया। धारा 370 के अंदर रणवीर दंड संहिता कश्मीर में लागू थी और उसमें गौ हत्या करना, गौ हत्या करने के लिए प्रेरित करना, गौ मांस रखना, गौ मांस खाने के लिए व्यापार करना, इन सबको मृत्युदंड तक की सजा थी। कश्मीर में गाय हत्या नहीं हो सकती थी जब तक धारा 370 लागू थी, और जब से धारा 370 हटी है वहां पे खुलेआम गौ हत्या होने लग गई है। रोज वहां पे परेशानी हो रही है। ये क्यों किया आपने? आपको धारा 370 हटानी थी तो देख के तो हटाना चाहिए था कि इसमें हमारा गाय माता भी आ रही है। आपने उसको हटा दिया। इससे पहले महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस और एनसी वाले फिर से 370 को लाने की बात कह रहे हैं, जिसे अब दुनिया की कोई ताकत वापस नहीं ला सकती। तो फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि 370 बहाल हो। जैसे ही कांग्रेस और इंडी गठजोड़ों का जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का मौका मिला, वो फिर से कश्मीर को लेकर साजिशें करने लगे हैं। आपने टीवी पे देखा होगा, 2-3 दिन पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो कुछ हुआ आपने देखा होगा। कांग्रेस गठबंधन वहां फिर से आर्टिकल 370 लागू करने का प्रस्ताव पारित किया है। दोस्तों, क्या ये देश स्वीकार करेगा? आप सहमत होंगे? कश्मीर को तोड़ने का कांग्रेस का एक कारनामा आपको मंजूर है? आर्टिकल 370 के समर्थन में विधानसभा के भीतर बैनर लहराए गए। जब बीजेपी के विधायकों ने जी जान से उसका विरोध किया तो उन्हें उठा करके सदन के बाहर फेंक दिया गया। ये पहले भी यही कहते थे, मगर आज साबित हो गया कि जो फैसला इन्होंने किया था 5 अगस्त, वो यहाँ के लोगों को मंजूर नहीं, यहाँ के लोग उसके साथ शामिल नहीं थे। ये साबित हो सारी दुनिया के साथ। लेकिन चैलेंज बीजेपी का है, ये एक तारीख बन गई है, चलता है। जम्मू में दोबारा इसकी बहाली होगी, जम्मू में इसी पर बात होगी। क्यों नहीं होता? इंशाल्लाह एक दिन, जैसे उमर साहब ने कहा, एक दिन आएगा जब वापस लोगों को इज्जत मिल जाएगी। होगा, हो सकता है मैं नहीं होगा उसमें, उमर नहीं होगा, और यहाँ की कौम देखेगी, जम्मू कश्मीर के लोग देखेंगे, वो दिन आएगा। लेकिन अभी कश्मीर की असेंबली में मीटिंग हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस पार्टी ने भी एक रेजोल्यूशन किया कि धारा 370 वापिस लाइए। ये कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग नहीं है। मैं आज संभाजी महाराज की भूमि पर कहकर जाता हूं, मेरी बात मानिएगा शरद पवार साहब, आपकी 4 पुश्ते भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं आने।
जम्मू कश्मीर में विधानसभा सत्र 370 की वजह से ही चल नहीं पाया, हंगामे की भीड़ चढ़ गया। महाराष्ट्र और झारखंड में भी 370 की गूंज सुनाई दे रही है, जहां पर प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री कह रहे हैं वापसी हो नहीं सकती। क्यों नहीं लौटेगा अनुच्छेद 370, ये आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों है, तो आपको जल्दी से बता देते हैं। उसके बाद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 अब इतिहास बन चुका है। अब ये दोबारा लागू करना लगभग असंभव है। 370 हटाने पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जज मोहर लगा चुके हैं। 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने 370 को हटाने को वैध माना। कोर्ट ने अपने फैसले में कई तथ्यों का जिक्र किया था। दोबारा लागू करने के लिए केंद्र सरकार, राष्ट्रपति की सहमति जरूरी होगी। ऐसा अब राजनीतिक कारणों से भी संभव हो नहीं सकता। ऐसे में अगर जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को लेकर सियासत गरमाई, विधानसभा में लगातार हंगामा और धक्के मुक्के की नौबत भी आ गई, और इस बीच अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से अगर ये कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में 370 की वापसी होनी चाहिए या बहाल होना चाहिए, तो अब अलग अलग एंगल है इसको लेकर सामने आ रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि जो राजनीति पहले से हो रही थी उसमें घी का काम उनके इस बयान ने कर दिया है। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। RS पठानिया मेरे साथ में है, बीजेपी के नेता। सैफ खान मेरे साथ में है, कांग्रेस नेता। डॉक्टर सुखविंदर सिंह मेरे साथ में है, प्रवक्ता JKNC। तौसीफ शाह मेरे साथ में है, PDP के लीडर। वकार भट्टी मेरे साथ में है, अपनी पार्टी के नेता। डॉक्टर मोहित शुक्ला हैं, हिंदू धर्म गुरु के तौर पर। सैयद नफीरुल इस्लाम मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत इंडिया न्यूज पर वक्त देने के लिए। सबसे पहले मैं रुक कर लेती हूँ, जिस तरीके से अभी की राजनीति गरमाई हुई है और जम्मू कश्मीर में विधानसभा सत्र में भी हंगामा खूब देखा गया। RS पठानिया जी, ऐसा लग रहा था कि विधानसभा के भीतर ही नहीं, देश भर में अब चर्चा उस राजनीति की हो रही है जहां 370 का जिक्र है, और अभी अविमुक्तेश्वरानंद का ये बयान कैसे देख रहे हैं? RS पठानिया जी कनेक्ट होंगे वो थोड़ी देर बाद हमारे साथ में। RS पठानिया जी, आवाज मिल रही है क्या मुझको? आवाज RS पठानिया जी तक नहीं पहुंच पा रही है। उनसे पहले मैं बात कर लेती हूँ डॉक्टर मोहित शुक्ला से। डॉक्टर मोहित शुक्ला, संत समाज जो कि मार्गदर्शक का काम करते हैं, अविमुक्तेश्वरानंद जिस तरीके से 370 की बहाली की वकालत कर रहे हैं, क्या समझ रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं इसमें? देखिए, धारा 370 जो है वो हटाई जा चुकी है और दोबारा लागू भी नहीं हो सकती है। और इसमें स्वामी जी ने जो कहा है, उनका पूरा बयान मैंने पढ़ा, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि गौ हत्या जो थी वो धारा 370 में प्रतिबंधित थी, तो गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। तो उस पर मैं ये कहूँगा कि गौ हत्या वाली जो बात है उसको जो है पूरी देश में लागू होना चाहिए, पूरे भारत में जो है गौ हत्या प्रतिबंधित होनी चाहिए। उस पर मृत्यु दंड का कानून होना चाहिए, जो स्वामी जी की बात का निष्कर्ष निकल रहा है। तो ये जो उनका विचार है कि धारा 370, देखिए मैं कश्मीर में जो हूँ 1 माह मुझे रहने का अवसर मिला है और मैंने वहाँ शैव मत की स्थापना कश्मीर से हुई, वहाँ उस पर सेमिनार भी किया है। तो वहाँ के मुस्लिमों से मैंने बात की, उस समय भी वहाँ गौ हत्या हो रही थी, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया। और जब कश्मीरी पंडित वहाँ रहते थे, विवाद शुरू हुआ था 80 के दशक में, तब भी वहाँ गौ हत्या लाल चौक पे की गई थी, तभी वहाँ से झगड़ा शुरू हुआ, शुरुआत वहीं से। तो ये गौ हत्या वाली स्वामी जी की जो बात है, संभव है कि उनको ये पूरी स्पष्ट जानकारी नहीं है। और धारा 370 जब नहीं हटी थी तब भी वहाँ गौ हत्या हो रही थी, वहाँ गायों की संख्या अधिक है, भैंस नहीं दिखाई पड़ती है, जो मैंने वहाँ देखा। तो वहाँ पर जो मांस की दुकानों में बड़े बड़े जानवरों के मांस लटके थे, तो वो भैंस और भैंसा तो हो नहीं सकता। यानी आपका ये कहना है कि ऐसा नहीं है कि गौ हत्या पहले नहीं होती थी, ऐसा पहले भी हो रहा था और ऐसा अभी भी हो रहा है। लेकिन अगर 370 की बहाली की बात अविमुक्तेश्वरानंद जी की तरफ से की गई है, तो आप कह रहे हैं कि ये उनकी आधी अधूरी जानकारी है। डॉक्टर सुखविंदर सिंह, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में लगातार आर्टिकल 370 का जिक्र है, अगर संत समाज का बड़ा चेहरा, अविमुक्तेश्वरानंद जैसा बड़ा चेहरा ये बात कह रहा है, तो इसके पीछे वजह क्या है? क्या बैकडोर से कोई बात हुई है? सबसे पहले आपके तमाम पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि मैंने अभी 2-3 जो भाषण सुने हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और गृह मंत्री जी का, मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि महाराष्ट्र के लोगों को मुझे लगता है कि 370 से ना नुकसान होगा ना फायदा होगा। ये जो फ्री की रेवड़ी कल तक बेच रहे थे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे होम मिनिस्टर साहब, अब देखिए महाराष्ट्र में वो जाकर 370 की बात कर रहे हैं कि भाई देखिए बहनों भाइयों, अगर 370 वाला हो गया तो यहाँ
कश्मीर जो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा। मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे वो लोग जो महाराष्ट्र के लोग जो उन लोगों को बेवकूफ बनाने की ये पूरी कोशिश की जा रही है। 370 मैं आपको बता दूं, ये खाली 370 हमारे जम्मू कश्मीर को ही नहीं स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। इस देश की 11 स्टेट्स और भी हैं जिनको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। एक चीज मैं और क्लियर कर दूं आपके मीडिया के माध्यम से, कुछ दिन पहले हमारे नीतीश कुमार जी ने कहा कि हमारे बिहार को भी 370 जैसा एक स्टेटस दिया जाए। तो क्या वो नीतीश कुमार जी भी पाकिस्तान का झंडा चला रहे हैं? बड़े अफसोस की बात है, कुछ लोगों को ये 370 का बेसिकली मतलब ही नहीं पता। सुखविंदर जी फर्क है, सुखविंदर जी फर्क है। आपने बाकी चीजें तो देख ली, लेकिन आपने ये नहीं देखा पत्थरबाजी कैसे होती थी। आपने नहीं देखा कि कैसे वहां जुमे के दिन पाकिस्तान परस्त नारे लगाए जाते थे। आपने ये नहीं देखा कि हुर्रियत नेता कैसे अब अपनी ही बातों से पलटते हुए या फिर ये कहना है कि भाई 30 साल तो हम अंधेरे में रह गए, अब जाकर हमें होश आया है। इन सब बातों को भी तो देखिए। ओके, मैं आपको बताता चलूं। देखिए, आपको पत्थरबाजी में बता दूं, ये भी इसके पीछे भी एक चाल थी। आप पत्थरबाजी हट के आपको ये 10 सालों में ये नहीं देखा कि जम्मू रीजन में जितने बड़े अटैक्स हुए, किया ये पत्थरबाजी का। ये जो 10 सालों में जो इन्होंने जो सरकार बनाई, यूटी अभी भी अटैक हो रहे हैं हमारे कश्मीर में, हैंड ग्रेनेड फेंका गया। क्या ये आप समझते हैं कि यूटी के बाद भी ये फेलियर रहा है हमारे गृह मंत्री जी का? आपको मैं ये बता दूं, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, क्या वहां भी कश्मीर का झंडा चलता है जहां पत्थरबाजी होती है? ये चीजें अगर आप कश्मीर के साथ कंपेयर करें तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक रिलीजन को बदनाम करने की पूरी कोशिश की जाती है पूरे भारतवर्ष में। ये आपको मैं बताता चलूं, देश में इस वक्त, नहीं मुझे पूरी बात करने दीजिए, जम्मू कश्मीर की बहुत सारे युवा ऐसे लोग हैं जो इस देश की सेवा करते हैं दिन रात, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज में रहकर उन्होंने अपनी जान गंवाई हो। कोई डाउट नहीं, लेकिन आपने ही बोल दिया ना सुखविंदर जी, लेकिन आपने ही बोल दिया ना कि घटनाएं पहले भी घट रही थी, घटनाएं आज भी घट रही हैं, आतंकी घटनाएं हो रही हैं ना, लोकल सपोर्ट अभी भी मिल रहा है ना। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही, बिल्कुल जम्मू कश्मीर से बहुत से ऐसे युवा हैं जो देश के लिए प्राण तक न्यौछावर कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं और देश प्रेम उनके दिल में बसता है। लेकिन जो दूसरा पहलू है उसे भी हम नकार नहीं सकते, उसे भी हम किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते। मेरे साथ और भी मेहमान है और आज मेरे पास बड़ा पैनल है, इसीलिए एक पैनलिस्ट को अगर मैं इतना वक्त दूंगी तो बाकी सबका समय कम हो जाएगा, इसीलिए एक एक करके सभी को अपनी बात कहने का मौका देते हैं। तौसीफ शाह मेरे साथ में हैं जो कि पीडीपी की तरफ से हैं। तौसीफ शाह जी, जो अभी